नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा बनारस में। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पप्पू चाय वाले हैं, जहाँ कई नामी हस्तियाँ आके चाय पी चुकी हैं। इन हस्तियों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। आज यहीं हम इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बनारस का माहौल क्या है और इस बार यहाँ से कौन जीत के आएगा। चलिए। आपका नाम? मेरा नाम सतीश सिंह है। आप ही की दुकान है? जी, दुकान पप्पू चाय के नाम से प्रसिद्ध है, पिताजी के नाम से। पिताजी के नाम से। जी। यहाँ कौन कौन आए हुए हैं? यहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी और बड़े बड़े नेता प्रेता और पहले के भी पिताजी के समय भी क्या नाम है आपके रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और ये पहले प्रधानमंत्री जो थे चंद्रशेखर सिंह जी वो थे, वो लोग भी आए बहुत पहले के। डॉक्टर काफी नामी हस्तियाँ आई हैं, खासकर राजनीति से जुड़े हुए लोग। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ क्या माहौल है? देखिए, इस बार कार्य पे जो हुआ है, जो काम हुआ है, उस पर वोट लोग देंगे। काम तो कौन जीत के आएगा? अब जी तो समय बताएगा, 4 जून को बताएगा कौन जीत के आएगा। आपको क्या लगता है यहाँ से कौन जीत के आएगा और जो जीत के आएगा उसके पीछे क्या कारण रहेगा? उसके पीछे ये कारण रहेगा कि उसने कार्य बहुत किया है, हाँ, लोगों को समय दिया है, हाँ, और उसके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग भी उनके पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं सब लोग, इसी कारण से लोग। क्या माहौल नजर आता है इस बार यहाँ? सर मोदी, नरेंद्र मोदी जी जी। क्या कारण? सर विकास के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे। यहाँ पे कौन कैसा विकास दिखता है आपको? कौन कौन से मुद्दों में विकास दिखता है? यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जिस क्षेत्र में विकास ना हुआ। वाराणसी में कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ विकास ना हुआ हो। आप लोग भी टहल रहे हैं, देख लीजिए क्या हुआ। पहले आए होंगे, आज आए होंगे, आप परिवर्तन देख लीजिए। यही सब कारण है। जी जी जी। जनता आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई काफ़ी बढ़ी है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, सरकारी सर्विसों में एक लिमिट है, उस लिमिट ज़्यादा तो दे नहीं पाएंगे। बेरोजगारियाँ तो बढ़ेंगी, ये नहीं किसी के पास जादू की छड़ी कोई आएगा घुमा देगा सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हम नकल करके पास होके आएंगे कि हम डिग्री लिए हुए हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन। बीजेपी ने हर परीक्षा में इन्होंने क्वालिफिकेशन को नहीं देखा है, हर जगह इन्होंने परीक्षा करवा दिया। अब हो जाता है एक्सीडेंटल, कहीं पेपर आउट हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, उसके ऊपर ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन उसके ऊपर भी सरकारें ले ही रही हैं। तो जितना है उतना ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रोक नहीं लग पा रही। रोक लगेगी सर, रोक लग रही है। उसको एक मुद्दा बना लिया गया, स्पेशली प्राइवेट में लोग जा रहे हैं, उसकी कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। एक सरकारी सर्विस से बेरोजगारी नहीं दूर होगी, प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा तभी जो होगा। और जो विपक्षी दल है प्राइवेट को नहीं देख रहे हैं, वो केवल सरकारी, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको मास्टर चाहिए, सबको सरकारी नौकरी। कहाँ से संभव है? कोई सरकार नहीं दे सकती। विपक्ष में आके आप बोल लीजिए, सत्ता में आने के बाद आप संभव नहीं है करना। लेकिन जनता जब वोट देती है तो उनको उम्मीद तो रहती है, क्योंकि जब शुरू में ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो घोषणा पत्र जो इनके आते हैं उनमें यही सब दिखाया जाता है, हम इतनी नौकरियां देंगे, इतना रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। लेकिन जब काम होता है तब ये सब कहीं नजर नहीं आता। आप देखिए, जब महंगाई भी बढ़ा रहे हैं तो आप अपने अगल बगल कंट्रियों से तुलना कर लीजिए। कोविड के आने के बाद चीज़ें प्रभावित हुई, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई वर्ल्ड लेवल पे। हम श्रीलंका को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, अदर कंट्रियों को देख लीजिए, उनके अपेक्षा अपने को तुलना कर लीजिए। मोदी जी ने कैसे कंट्रोल किया हुआ है। जब तक हम अपने अगल बगल नहीं देखेंगे तब तक तुलना नहीं कर पाएंगे अपने आप को। यहाँ काफ़ी कंट्रोल है और धीरे धीरे किसकी सरकार महंगाई नहीं आई है, लोगों की सैलरियाँ बढ़ाई जा रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। महंगाई भी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी करने। अब जो किसान है, किसान गेहूँ पैदा कर रहा है, लागत चीज़ें बढ़ेंगी तो उसको भी 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो वो भी कुछ पाएगा ना। हम 10 रुपये एक्स्ट्रा आज आटा पे दे रहे हैं तो उसमें से 2-4 रुपये किसान भी तो पाएगा जो पैदा कर रहा है। तो इससे महंगाई बहुत नहीं है। बस एक मुद्दा है, 10 साल की सरकार इनकी हो गई है। देखिए, होता है ना कि जिनको जो होता है नेगेटिव वोटिंग होती है, सब लोग इतना अपेक्षा कर लेते हैं, कोई खरा नहीं उतर पाएगा।
लोग ये समझ रहे थे कि भाई कोई आएगा जादू की छड़ी नहीं लिया घुमा देगा सब कुछ चेंज हो जाए, धीरे धीरे चेंजिंग होगी। आप क्या लेंगे, आप रूरल एरिया में चले जाइए, लोगों को लगभग आवास मिल रहा है, सबके यहाँ लाइटिंग मिली हुई है, सबको अनाज मिल रहा है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके 3 सीट में पैसे मिल रहे हैं, लाइटें देख लीजिए, रूरल एरिया के रोडें आप देख लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए। ठीक है, आपको कौन से मुद्दे नजर आते हैं? मुद्दे कहाँ पे, बनारस में या बनारस। राष्ट्रीय स्तर पे? बनारस में। बनारस में तो जब से श्री मान नरेंद्र मोदी जी सांसद हुए हैं, आप अभी रिसर्च करिएगा, एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 3 साल में इंडिया में सबसे ज़्यादा पर्यटक, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बनारस में आते हैं। जब वो आएंगे तो कहीं पे रुकेंगे, कहीं चाय पिएंगे, कुछ खर्चा करेंगे रिक्शा पे, तो इकोनॉमी भी यहाँ की बूस्ट हो रही है, रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिल रहा है, और कॉरिडोर बना है, घाट साफ सफाई हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हुआ। कई जगह सीवेज पाइपलाइन, जो कि बहुत जटिल काम था यहाँ की, जो पुराने महल वाले इलाके में है, तो काम हो रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, और अच्छा है जी। और राष्ट्रीय स्तर पे यदि हम बात करें तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पे वहाँ कौन से मुद्दे नजर आते हैं? राष्ट्रीय स्तर पे जब से ये आया है, विदेशों में हमारी साख बढ़ी है कूटनीतिक मामलों में। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन से इन्होंने अपने छात्रों को निकाल लिया, एक बेहतरीन विदेश नीति का ये उदाहरण था। प्लस हम 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं, और अगली हमारी टारगेट है कि हम 3रे नंबर पर पहुंचे हैं। और अब सम्मान की नज़र से लोग देखते हैं। युद्ध के मामले में भी आप देखेंगे आतंकवाद काफ़ी कम हुआ है, या अंदर जो नक्सलाइट वगैरह जो होती थी, एक्टिविटीज़ जो होती थी, वो काफ़ी कम हुई है इस समय जी। ठीक है, धन्यवाद। आपको कौन से मुद्दे नजर आते बेरोजगारी महंगाई, हैं? बेरोजगारी महंगाई। क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीतता है? अरे जीतने का लगना अलग है, पूरे देश का चुनाव बेरोजगारी महंगाई पे हो रहा वो अलग है, जीतने वाली तो बात अलग है। आप जान रहे हैं कि क्या होगा। जैसे ये लोग बता रहे हैं यहाँ रोजगार भी काफी बढ़ा है डेवलपमेंट के कारण, उस पर क्या कहें? इसीलिए न कह रहे हैं हम, तो इसलिए कह रहे हैं कि रोजगार जो मिला है वो तो सभी मंदिर के आगे पीछे फूल माला और चलचदाना बेच रहे हैं, रोजगार ही न है। ऐसा थोड़ा है, रोजगार कौन सा आया है? टोटो चलाने वाले चालकों की संख्या बढ़ी है, ये रोजगार ही न है। टोटो जो चलाने वाले हैं उनको मामूली कमा रहे हैं, तो इसको रोजगार मानिए। चाय की दुकानें बढ़ गई हैं, ये रोजगार मानिए। फूल माला लचदाना बेच रहे हैं, और इस विश्वविद्यालय 5 ठो यहाँ 4 ठो विश्वविद्यालय है, और वो लचदाना बेचें और फूल माला बेचें। ये मुद्दे नजर आते हैं। अरे बेरोजगारी महंगाई, मैंने कहा कि मुद्दा है यही ना। बोल रहा हूँ, ये मुद्दे नजर आते हैं। आपको कौन से मुद्दे नजर आते हैं? यही मुद्दे नजर आ रहे हैं। अब आगे पढ़िए, हो गया। बताइए, खुल के बोलिए। हाँ? खुल के बोलिए। अरे भाई, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। हर जगह विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप बहाली कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के थ्रू विश्वविद्यालय वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप बहाली कर रहे हैं, तो लड़कों का क्या होगा? तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। विपक्ष ध्यान देगा? अब देखिए, सत्ता में जो है विपक्ष तो बोल रहा है, लेकिन अब आने के बाद कितना ध्यान देगा वो तो बात की चीज़ है। लेकिन जो सत्ता में है, आशा आदमी उसी से न करेगा। हम लोगों के यहाँ मोदी जी सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भाजपा की गवर्नमेंट है, तो हम भाजपा से ना आशा रखेंगे। अब विपक्ष आएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा? आखिर में भाजपा तभी ना आई जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट, हुकूमत जनता के मन मुताबिक नहीं चली, तभी ना आई। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन आ पाएगा या फिर? देखिए, चुनाव बड़ा टफ है, अभी सब कहना बहुत मुश्किल है। और इस बार कोई चुनाव हो रहा है, उम्मीद अब क्या किया जाए। हर जगह चुनाव में अब तरह तरह के सर्वे भी आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बताएं कि नहीं क्या हो रहा है। आपको यहाँ किसका माहौल है? योगी मोदी पूरे भारत में है, कोई दिक्कत नहीं है, न कोई महंगाई है, न कोई बेरोजगारी। बेरोजगार वही है जो दलाली करता था, ज़मीन कब्जा करता था, घुसखोरी करता था, थाने के दलाली करता था,
पत्थरबाज बेरोजगार हो गए, चैन छीनने वाले, लूट करने वाले, गुंडा टैक्स लेने वाले गुंडे बेरोजगार हो गए। हकीकत बता रहा हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, चंदौली से आ रहा हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ आता हूँ। काफ़ी पढ़े लिखे युवा भी हैं जिनको बेरोजगारी का सामना करना। जो बेरोजगार वही है जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, और जो 7 साल से डीएम बने के ख्वाब देख रहे हैं वही बेरोजगार हैं। और कोई बेरोजगार नहीं है, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए वही बेरोजगार हैं। तो सरकारी नौकरी का वादा तो सरकार ने किया ही था, बीजेपी ने भी आने से पहले घोषणा पत्र में। सरकारी नौकरी नहीं, मेरे नौकरी के रोजगार के बात किया था उन्होंने। आज देखिए कितने करोड़ लोग पैसा लेके लोन पर 10,000 से लेके 5 लाख 10 लाख तक लेके अपना व्यापार कर रहे हैं। व्यापार करना आदमी को कुछ नहीं है, हराम को खाने को चाहिए। जिनको हराम को खाने चाहिए बैठे बैठे मिल जाए वही को बेरोजगारी है। करिए तो गाँव में काम करने के लिए लेबर नहीं मिल रहे हैं भाई जी। मैं किसान हूँ, 400-300 रुपया 6 घंटे का 300 रुपया लेबर ले रहा है, फिर भी लेबर नहीं जो मिल रहे हैं। पढ़ लिख के युवा फिर लेबरी करें। लेबरी नहीं करे, पढ़ लिख के युवा जो पढ़े लिखे हैं कितना कंपटीशन बीट किए हैं, उनसे पूछिए ना कहाँ तक इंटरव्यू में गए हो। तमाम मल्टीपर्पज कंपनियां देश में हैं, तमाम बीटेक करके विदेशों में जा रहे अपने देश में नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में कोई भी सरकार भारत में बैठा दी, किसी को बैठा दीजिए, एक मुद्दा कोई नहीं बोल रहा, सबके मुंह में लकवा मार गया है या कि कैंसर हो गया है। जनसंख्या वृद्धि पूरे दुनिया में नंबर 1 पर भारत हो गया, हगने का जगह नहीं मिलेगा देश में। 10 साल पहले क्या मजदूरी थी, आज 10 साल बाद क्या है, लेकिन किसान से 10 साल पहले के रेट में अनाज चाह रहे हैं लोग। वेतन पा रहे हैं 80,000, लेकिन चना चाहिए 8 रुपया किलो। तो इन 10 सालों में नहीं बढ़ी जनसंख्या? बढ़ी है, बढ़ रही हो। तो कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है कि जनसंख्या पर रोक लगाइए, तब तो और हाय तौबा, ऊपर वाले की देन है बच्चे। अब बेरोजगारी मोदी साहब की देन है। ऊपर वाले से मांग लो ना, ऊपर वाले से इंजीनियर मान लो, बीटेक मान लो, IAS IPS मान लो कि हमारे लोंडो को IAS पैदा कर दो, आपको हवाई जहाज दे दो, वो नहीं देगा ऊपर वाला। जो जितने गरीब है उसके उतने ही बच्चे हैं। 2 बच्चे वाला टैक्स दे रहा है, 8 बच्चे वाला फ्री खा रहा है। ये देखिए मुद्दा ये होना चाहिए देश में। कोई बेरोजगारी नहीं, बेरोजगार वही है जो जमीन कब्जा करता था। आज के उत्तर प्रदेश बता रहा हूँ, मोदी जी के पहले हमारे खुद रिश्तेदार की ज़मीन कब्जा किए थे लोग चंदौली में। एक भी सिपाही किया था, एक सिपाही कब्जा किया था 3 बिस्सा ज़मीन। हमने एप्लीकेशन दिलवाया DM चंदौली, SSP चंदौली और कमिश्नर बनारस को, तब उसका ट्रांसफ़र हुआ। सिद्धार्थनगर जौनपुर का रहने वाला, चंदौली में पोस्टिंग थी। छाती चौड़ा करके अपना नाम प्रिंस लगा दिया। 4 ठे उनके बिरादरी के लड़के ऐसे गमछा लेके छाती चौड़ा करके घूमते थे। आज कह लें दम हुई किसी की माँ ने दूध पिलाया हो, ज़मीन कब्जा कर ले किसी का। कहीं रोजगारी 24 घंटा हमको, देहात में 20 घंटा हमको बिजली मिल रही है, 22 घंटा बाबूजी। आप मेरे गांव में जाइए, अभी फ़ोन मिला रहा हूँ, देखिए लाइट है कि नहीं है। पूरे एक गर्मी में, अखिलेश जी के समय में 1 हफ्ता रात में 4 घंटा मिलता था, 1 हफ्ता दिन में 4 घंटा लाइट मिलती थी। 20 घंटे देहात में 20 घंटे 22 घंटे मिल रहे हैं। अब आप गांव में चलिए, चंदौली मेरा घर आपको दिखा दूं। और जो महंगाई के आरोप लगते हैं बीजेपी सरकार पे, उस पर क्या ये बताइए, रिकॉर्ड तोड़ मोटरसाइकिल बिक रही है, रिकॉर्ड तोड़ मोबाइल बिक रहा है। 1 करोड़ का गाड़ी चलाने वाला भी 100 रुपया किलो लीटर ले रहा है। लूना चलाने वाला का लेबर, हम 90 का सिपाही में हूँ, 1990 का, और 1990 में सिपाही की औकात नहीं थी साइकिल 1 महीने की तनख्वाह में साइकिल खरीद ले बाबूजी। पहला तनख्वाह हमको 1900 रुपया मिला था जब 91 में ट्रेनिंग करके गया था। उस समय 1800 की साइकिल आ रही थी, 1700 की। आज के डेट में सिपाही कार से जा रहे हैं, चपरासी कार से चल रहा है। और चलिए मैं दिखा दूँ 4th क्लास कर्मचारी को कार रख के। अब BHU में ऑफिस जाता है कि नहीं, तो महंगाई कहाँ है? काम 10,000 की मोबाइल लेके झाड़ा फिर रहे हैं। सिलेंडर का दाम बढ़ा है, गेहूं चावल इन सब चीज़ों का दाम बढ़ा है। किसान आपको फ्री का देगा? किसान फ्री का अनाज देगा? आपका वेतन कितना बढ़ रहा है तो देखिए, सरकारी कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ा। किसान आपको 10 साल पहले वाला 8 रुपया किलो चना लेंगे, 8 रुपया किलो चावल लेंगे, किसान कहाँ जाएगा? सिलेंडर का दाम कितना बढ़ा? 10 साल पहले कितना था? 2004 से जोड़िए ना, 2004 में
कि पहले कितना सिलेंडर का दाम था, 4 से 14 तक कितना सिलेंडर का दाम हुआ, कई 100% बढ़ा। 4 से 14 में कई 100% महंगाई बढ़ी है किसी भी चीज़ का, वो जोड़िए। और 14 से लेकर 24 तक महंगाई कई 100% बढ़ी है, ये जोड़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। महंगाई दर कम ही हुई है इस समय। 2000 जब मनमोहन सिंह के 10 साल में सिलेंडर पेट्रोल किस रेट में था, कई गुना बढ़ा है। और मोदी जी के समय में पेट्रोल का कीमत, सिलेंडर का कीमत, जितना भी चीज़ें हैं उनके देखिए 5 लाख रुपया 70 साल के 1 लाख रुपया तक फ्री इलाज हो रहा है। गांव के रोडों को देखिए कितना अच्छे बन रहे हैं। ये जो हराम के खाने वाले हैं, देश के लूटने वाले हैं, वही बेरोजगार हुए हैं। कांग्रेस सपा के गुंडे हुए हैं जो दलाली और गुंडाई करते थे। ये हराम की जो है टैक्स खाते थे, सब दलाली खाते थे। ये जम्मू कश्मीर का पत्थरबाज बेरोजगार हुआ है। जम्मू कश्मीर का पत्थर बेरोजगार हुआ, हम बेरोजगार नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह निकलता हूँ, काम करके आ रहा हूँ, और चलिए 4 आदमी को सिपाही की नौकरी छोड़ कर 4 आदमी को रोजगार दिया हूँ मैं। और डेली 70 किलोमीटर बुलेट से यात्रा करता हूँ और पेंशन पाता हूँ। और चल के देखिए मैं कैसे खेती करा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बेरोजगारी है? कहीं नहीं है। जो हराम के खाने वाले हैं, आज देसी की दारू की दुकान पर जाइए, सब गरीब तबका पी रहा है। मजदूरी करके जाता हूँ, दारू पियत हूँ, पाउच पियत हूँ 70 रुपया का, 5 रुपया का चिकना 75 रुपया, गच्छ से चल जाता हूँ। अब 75 रुपया की सब्जी लेके घरे में जीवा तो 3 दिन खइबा। वो महंगाई नहीं है, वो महंगाई नहीं है। गरीब आदमी के घरे बारात में देखे तो कम से कम 10 से 15 बोलेरो जा रही हैं। कोई औकात नहीं है, फिर भी शादी में 8-10 बोलेरो किराए पर लेके जाते हुए। गांव में मजदूरी करने वाले बच्चे सिगरेट, इतनी बड़ी मोबाइल लेके चल रहे हैं। ये मोबाइल 2003 से धीरू भाई अंबानी के पहले हम लोगों की औकात नहीं थी मोबाइल खरीदने की। बाबूजी, मैं लखनऊ में पोस्टेड था तो सफ़ेद वाली मोबाइल 10,000 का सेट आता था। हम लोग के लिए सपना था। जो नए नए लड़के दरोगा से आए थे, उनसे हम लोग देखते तो डर लगता, छूने में घंटी बजती थी। अपनी बता रहा हूँ 2003 की, जब धीरू भाई अंबानी दुनिया कर लो मुट्ठी में नारा दिए, तो हम लोगों को लाइनों में जो है 200 रुपया जमा करना हुआ, 10,000 की सेट दिए थे। हम लोग खूब बात की, 8-10 हज़ार की तोड़ के फेंक दिए, कोई पैसा नहीं दिया धीरू भाई अंबानी को। मैं गारंटी लेता हूँ 100% पुलिस कर्मचारी एक पैसा नहीं दिए बेचारों को, और सेट भी तोड़ ताड़ के फेंक दिए हम लोग 2-3 महीना बात करके। अभी आपने कहा पढ़े लिखे लड़के, आप पंखा टेप तो है नहीं, हर मुद्दा उठाया जाए। आप भी पढ़े लिखे हैं ना। इस गर्मी में आप लोग दोनों लोग चल रहे हैं बिना अनार्थिक काम, तो आर्थिक काम आपका है ना। इसमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही रोजगार है। सब लोग ये नहीं कर सकते ना, सब लोग वो नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो, सब लोग वो भी नहीं कर सकते जो ये बाकी लोग कर रहे हैं। सब लोग डीएम बनना चाहता है, चपरासी कोई बने देश में बनना नहीं चाहता है। सब लोग डीएम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, चपरासी की नौकरी कोई नहीं करना चाहता है। कितना पढ़ ले होगा ये तो बतावा। बीए कर लेला, डिग्री लेला, 8 साल तैयारी करत होगा। कंपटीशन कितना आपने, युवा पढ़ लिख के तैयारी करता है, उसी एग्जाम में इतना कंपटीशन है कि पूछो मत। और चलो क्लियर हो भी जाता है तो फिर पेपर लीक जैसी समस्याएं आ जाती हैं। आरक्षण की क्या ना, आरक्षित कोटे का आदमी कहता कि मुझे और नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उसको एक आरक्षण खत्म करो, ओपन करो, उसको ओपन करना चाहिए ना। तो 10 के सीट पर 1 लाख लोग आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, तो जनसंख्या रोकिए ना भैया। कहाँ से नौकरी दे देंगे? हर चीज़ का एक माप होता है कि एक जिले में कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए, एक थाने पे कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए, सिंचाई विभाग में कितने कर्मचारी होना चाहिए। हराम के सबको सरकारी तनख्वाह, सरकारी या जवाई सरकारी चाहिए। और कोई सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना, कोई सरकारी डॉक्टर क्यों भेज रहा है? लोग प्राइवेट में जाएंगे। तनख्वाह तो सरकारी, कमाई और जमाई सरकारी चाहिए, प्राइवेट नहीं। तो प्राइवेट, देश का कल्याण तभी होगा जब प्राइवेट हो जाएगा पूरे देश में। पूरे सेना को छोड़कर, सेना और पुलिस को छोड़कर पूरा प्राइवेट कर देना चाहिए। अब प्राइमरी स्कूल में 1.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, 100 लाख रुपए। लोग कोई जाने वाला नहीं है। प्राइमरी का मास्टर अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेज रहा है जहाँ 8,000 तनख्वाह पाता है। वो वही अपने बच्चे का होमवर्क नहीं करा पाता है। प्राइमरी का मास्टर अपने बच्चे का कॉन्वेंट में पढ़ाता है, अपने बच्चे का होमवर्क नहीं करा पाता है। और सबसे ज़्यादा लूट शिक्षा और स्वास्थ्य में है, तो पूरा प्राइवेट कर देना चाहिए सरकार को। एक नियम लगाएंगे, इससे ऊपर फीस नहीं ले सकते हैं।
लिमिटेड कर देना चाहिए। जय श्री राम, महादेव। जय यहाँ क्या मुद्दे नजर आते हैं? भाई देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। पक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है, अब विपक्ष के लिए मुद्दा ही मुद्दा है। जनता आप पक्ष से हो, विपक्ष से हो बीजेपी के? हम देखिए पक्ष विपक्ष बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन वास्तविक हम जन सामान्य के हिसाब से रखते हैं। जन सामान्य देखिए पीड़ित है, और भविष्य की बात बता दें, जैसा पहले भी हो चुका है। अब रही महंगाई की बात, अब आप चुनाव बीतने दीजिए, 1200 तक सिलेंडर था, 900 पर आया है। अब अगस्त सितंबर तक फिर वो 1100-1200 जाएगा। जनवरी फरवरी आते वो 1500 तक ले जाना है। पेट्रोल भी धीरे धीरे करके साल भर में 125 पहुंच जाना है, डीजल पेट्रोल ये सब। अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये सबको लोग जानते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। तो विपक्ष तो इस चीज़ को उठा रहा है, पक्ष कह रहा है कहीं कोई महंगाई नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। यदि ऐसा है तो क्यों तुम बढ़ा दे रहे हो? 4-6 महीने चुनाव खत्म होने के 4 महीने बाद, 2 महीने बाद क्यों बढ़ा दोगे? ऐसे मुद्दे तो जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी उठाती थी। हाँ। लेकिन वो भी अपने कार्यकाल में कुछ परिवर्तन हाँ। खास कर नहीं पाई। हाँ, लेकिन अब मेन चीज़ जो देखने को मिल रहा है, देखिए पैदा होना उस सन में ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जो पैदाइश से पहले भी हम लोग ऐसे जान जाते हैं, आप भी ऐसे जान जाते हैं जैसे प्रत्यक्ष हमने देखा हो। सन 52 से लेके और ये 24 के पहले तक का चुनाव, यानी 2022 विधानसभा यहाँ का हुआ था, तब तक देख लिए जो नहीं हुआ वो अब हो गया। हम लोगों ने भी 2500 चुनाव ड्यूटी कराए, मतगणना कराई हैं, की हैं, ड्यूटी की हैं, अब तो रिटायर हैं 6 साल से। सारी प्रक्रिया जो है, उसके बाद जब तक सील खुलता नहीं है, परसेंटेज में डिफरेंस कैसे आ जाता है? ये आपने तो खुद ने मतगणना का हिस्सा रहे हो, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है? कारण ये, जब सारी चीज़ें, अब तो ऑनलाइन सब चीज़ें हैं, अब हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। हम लोग चुनाव कराते हैं, 6 बजे 6:15 बजे तक मतदान क्लोज हुआ, फिर उसके बाद वोटर लिस्ट जिस पर निशान लगाते जाते हैं उसकी गिनती करते हैं। ईवीएम से अटैच यूनिट मशीन रहती है, उसकी गिनती करते हैं, दोनों टैली हो जाता है। मान लीजिए 1000 मतदाता हमारे बूथ पर थे, 600 ने मतदान दिया, और जो है उसके बाद एक लेखा पर्ची होती है, उस पर लिखा जाता है बूथ संख्या, भाग संख्या, कुल मतदाता कितने 1000, कुल वोट पड़े कितने 600, पुरुष इतने, महिला इतने, प्रतिशत 60, 1000 का 660% हुआ। उसको सील पैक किया गया, सबको साइन कराया गया, हर पार्टी वाले रहते हैं उनको लिख के दिया गया इतना %, और यूनिट मशीन सारी चीज़ें सील पैक हो गई, जाके वो जमा हो गया, चाहे 12 बजे रात तक हो, चाहे 4 बजे भोर तक हो, चाहे तुरंत 8 ही बजे हो जाए। अब उसको तो जो निर्धारित मतगणना की तिथि है उस दिन उस सील को टूटना खुलना है। अब हफ्ते 10 दिन बाद जो पहला, तीसरा, दूसरा चरण ये सब बढ़ाया जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा रहा है? सारी रिपोर्ट हम लोग ऑनलाइन 6 बजे क्लोज करते ही 6:30 बजे तक भेज देते हैं। किसको भेजते हैं? अपने ज़िले के चुनाव अधिकारी यानी डीएम जो होता है, डीएम को सूचना सारी 8 बजे तक मिल जाती है, वो प्रदेश चुनाव कार्यालय को भेजता है। प्रदेश चुनाव कार्यालय लोकसभा है तो दिल्ली चुनाव कार्यालय को भेज देगा। मतलब हद 10 बजे रात तक सारे डाटा केंद्रीय चुनाव कार्यालय दिल्ली को प्राप्त हो जाते हैं ऑनलाइन आज के ज़माने में। उसके बाद वो हफ्ते 10 दिन बाद वो कैसे वो परिवर्तन हो रहा है? जब तक आप ये कहना चाह रहे हो कि वो खुद से करते हैं? हम ये कहना नहीं चाह रहे हैं, हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं कि जो चीज़ सील पैक हो गई और वो सील टूटी नहीं, उसके परसेंटेज में डिफरेंस कैसे बताया जा रहा है, किस आधार पर बताया जा रहा है? ये है कि नहीं अपने आप में सवाल तो है, पर इसका जवाब क्या हो? इसका जवाब यही है कि मनमाना सीट आएगा, सत्ता अपनी होगी जिनकी थी, इसका जवाब यही है। ये एक तरीके चीटिंग का आरोप लगा रहे हो आप? ये है ये। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष यानी कांग्रेस जब थी तो दूध की धूली थी या ये दूध के धूले, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में बैलेट वगैरह भी बहुत से फर्जी डाले जाते थे, या ईवीएम में भी आप 100 मतदाता है, आप 25 और कोई खड़ा होकर डाल दिया, ये सब कर लो, लेकिन जो चीज़ फाइनल होके ऑनलाइन डाटा चला गया है तो ये सब भी गलत, ये सब भी कैसे कर लो? नहीं, हम ये नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा पहले कम स्तर पे होता था। हमारी बात नहीं आपसे, हमारा कहने का तात्पर्य है कि इस तरह की चीज़ें पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं। सवाल ये कि वो हो गया, अब ये 100 की जगह 125 मतदान हो गया, तो हम तो 125 लिखेंगे ना। अब 125 को वो 150 कैसे कर दे रहे हैं? सवाल ये है।
125 का 125 हो गया तो वो तो बिना सील पैक किए हुए हुआ। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब उसमें गड़बड़ी हो रही है, ये अपने आप में वो अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का SBI से मांगा पूरा डाटा दो, उसने 2 महीने का समय लिया कि 30 जून तक का दो, तुरंत भुड़का 2 दिन बाद सारा डाटा दे दिया। कहाँ से दे दिया? इनसे मांगा गया कि आप सारे देश भर का वो जो सील वो होता है 17C रिपोर्ट वो आप दीजिए। क्या वो संभव नहीं है? जैसे SBI ने कहा संभव सब है, केवल मनमानी है। नहीं तो जैसे वो उजागर हो गया संडे का, वैसे ये भी उजागर हो जाता। अब चुनाव आयोग भी भाई अब आखिरी एक चरण बाकी है, तो अब उस पर वो करके क्या करेगा? इसलिए उसने भी कहा कि भाई अब चलो बीच में हम नहीं कोई इंटरफेयर करेंगे चुनाव आयोग में। लेकिन ये अपने आप में है, आप भी जनता हम भी जनता। सवाल है। हाँ, सत्ता भी जनता है, विपक्ष भी जनता है, और जो राजनीति में नहीं वो भी जनता है। तो इस तरह चीज़ें तो सभी समझ सकते हैं। आप यदि 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, आपको रसीद लिख के मिल गई कि 10,000 रिसीव किया, वही हो गया सील का एक वो 17C। अब दूसरे दिन कहे कि 12,000 जमा था या 8,000 जमा था, तो आप क्या करेंगे? ऑनलाइन रात को क्लोज हो जाता है बैंक का सारा हिसाब, डेट बदलते ही। फिर वैसा ही कुछ यहाँ भी चुनाव में हो रहा है। ये अपने आप में सवाल है। चलो ठीक है, धन्यवाद। सवाल ये वैसे जनता के बीच में परिवर्तन का मुद्दा तो है, लेकिन होगा क्या ये अब इन्हीं सब सेटिंग पर निर्भर है। चलो ठीक है, धन्यवाद। क्या माहौल है इस बार बनारस? बनारस में जीत का माहौल है। किसकी जीत का? मोदी जी की जीत का माहौल है। क्या कारण इस माहौल के पीछे? मोदी जी बनारसी हैं, बनारसी अपने बनारसी भाई को जिताना चाहता है। अच्छा, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे मोदी जी को जिताने की आप बात कर रहे हो? अब बनारस को देख ही रहे हैं आप, बनारस के श्रृंगार कर दिया मोदी जी ने, सजा दिया बनारस। 14 के पहले जो लोग आते थे वो बनारस में गंदगी देखते थे, अस्त व्यस्तता देखते थे, ट्रैफिक का संकट देखते थे, कुछ नहीं था यहाँ। 14 के बाद मोदी जी आए तो एयरपोर्ट का विस्तार हो गया, सड़कें ठीक हो गई, घरों में गैस पाइपलाइन से गैस आने लगी, 24 घंटे बिजली आने लगी, पानी का कोई संकट नहीं हुआ, रोजगार बढ़ गए, कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। कॉरिडोर बनने के बाद में क्या परिवर्तन है उस एरिया में से? अब तक 25 करोड़ लोग बनारस आ चुके हैं, व्यवसाय बदल गए, व्यवसाय बढ़ गए, रोजगार के आधार बढ़ गए। बनारस एक मुंबई की तरह उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक राजधानी बन के उभर गया। कॉरिडोर बनने का ही प्रभाव हुआ, लोगों को आध्यात्मिकता का असर समझ में आया, भाग भाग लोग बनारस आ रहे हैं, घर छोड़ के पर बनारस आ रहे हैं, बनारस आए बिना रह नहीं रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, तो मोदी का ही प्रभाव है। इसके पहले भी बनारस था, काशी विश्वनाथ भी थे, नहीं आते थे उतना लोग, अब आने लगे हैं लोग। गंगा की नीरवता बढ़ गई, घाट की सुंदरता बढ़ गई, लोग घाट पर घाट वॉक कर रहे हैं, लोग घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग बनारस में हजारों मंदिर में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं जो गलियों से गुजरते नहीं थे। तो ये सब बदलाव तो बनारस के लिए अद्भुत है ना। तो इस बनारस के अद्भुत जो श्रृंगार हुआ है उस पर लोग आकर्षित हैं। और बनारस में गुजरात से मोदी जी बनारस आए, उनके पिताजी कभी स्वतंत्रता से पहले यहाँ चाय बेचते थे। यहाँ बनारस, हाँ, गुजराती समाज यहाँ रहता है, वो भी बनारसी है। मराठी समाज यहाँ रहता है, वो भी बनारसी है। केरलाइट समाज यहाँ रहता है, वो भी बनारसी है। तमिलनाडु का समाज रहता है, वो भी बनारसी है। सभी लोग बनारसी हो गए। यहाँ बनारस में जो रहेगा वो बनारसी होगा, चाहे कहीं का हो। इसलिए बनारस विश्व की राजधानी है, विश्व की संस्कृति की राजधानी है, एकजुटता की राजधानी है, एकत्व की राजधानी है। और मोदी जी ने उसको श्रृंगार करके आर्थिक राजधानी बना दिया। लोग रोजगार चिल्ला रहे हैं देश भर में। मैं तो आपसे साफ कहना चाहता हूँ, रोजगार में तो कमी है कुछ, काफी लोगों ने। रोजगार में क्या, जिसको रोजगार ना मिलता बनारस आ जाए, रोजगार मिल जाएगा। रोजगार सड़कों पर घूम रहा है। किस तरीके का रोजगार? आप रोजगार देखिए, रोजगार तो रोजगार, नौकरी तरीके का में अंतर है, नौकरी और रोजगार में अंतर है। वही जानना चाह रहा हूँ, किस तरीके की नौकरी, किस तरीके का रोजगार? नौकरी की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, स्वावलंबन की बात कर रहा हूँ, खुद काम करने की बात कर रहा हूँ। जो मेहनत कश है वो आप देख लीजिए रोजगार कितना कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। किस तरीके का एक आधा एग्जाम्पल से बताइए कि ये रोजगार है, ये रोजगार है।
यहाँ का यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च स्कॉलर सुबह 5,000 का पानी का बोतल खरीदता है, शाम को 10,000 करके ले जाता है और पढ़ता है उससे। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि हम बड़े भारी PhD स्कॉलर हैं और हमको ये काम नहीं करना चाहिए। उसको पैसा चाहिए, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, परिवार से पैसा लेना नहीं चाहता, स्वावलंबी बनना चाहता है, तो वो ये काम छोटा सा कर रहा है। यहाँ खान पान के रोजगार इतने अधिक हो गए हैं, यहाँ टोटो के रोजगार, यहाँ रिक्शा दिखाई, कभी बनारस में रिक्शा की भरमार हुआ करती थी, आज बनारस में टोटो की भरमार है। लोग उससे यात्रा, कोई टोटो वाले से पूछिए वो पर डे 1,000-1,200 से कम नहीं कमा रहा है। क्यों? इसलिए कि भीड़ आ रही है, भारी भीड़ आ रही है। और काशी और अयोध्या जुड़ने से, दोनों नगरों के जुड़ने से उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक जो रूप जोन होता है वो बदल गया है। जो इतनी भीड़ आ रही है, इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि इलाके में अव्यवस्था भी कुछ हद तक फैल रही है? जैसे भीड़ है, ट्रैफिक बढ़ता है, गंदगी ज़्यादा होती है, इसके लिए क्या होता है? सफाई होता है, 3-3 बार सफाई होता है, नगर निगम अच्छी तरह काम कर रहा है। इस गंदगी कहाँ दिखाई पड़ रही है आपको? आप तो यहाँ गंदगी वो थी कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन आपके देखिए लोग सड़कों पर है कि नहीं है? यही अंबार लगा रहता है। आप देख लीजिए, आपके सामने सफाई होने लगी। स्वच्छता अभियान जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया इसी 80 घाट से, उसका प्रभाव पड़ा और इसको दुनिया ने स्वीकार किया और काशी से शुरू हुआ। हर आदमी अब स्वच्छ रहना चाहता है। ये बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन है, बहुत बड़ा मानसिक परिवर्तन है ये, कि स्वच्छ होने से बीमारी कम होगी, लोगों के दवाई के खर्चे कम होंगे, बीमार लोग कम होंगे, गंदगी से बीमारियां बढ़ती हैं। तो इस आधार को लेकर के, और वास्तव में जो यहाँ कई अस्पताल हैं, टाटा इंस्टीट्यूट के अस्पताल है, कैंसर के अस्पताल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एम्स के बराबर का सेंटर है, कई अस्पताल हैं। बोले मुझे लगता था कि बनारस के लोग जा करके हमेशा अस्पताल का दौरा लगाते थे, अब देख रहा हूँ कि बाहर के लोग आ रहे हैं, बनारस के लोग जा ही नहीं रहे हैं। ये कम हो गया ना कोरोना के बाद, ये और अच्छा बढ़ा। कोरोना काल में जिस तरह से बनारस ने अपने को संभाला भीड़ के बावजूद भी, वो अद्भुत है। कैसा रहा था कोरोना काल? कोरोना काल यहाँ तो सब बंद ही था, लेकिन मोदी जी ने अपनी प्रेरणा से लोगों को उत्साहित करके कोरोना काल में लोगों को प्रेरित किया है। कोई भूखों नहीं मरा, लाखों लोग बाहर से आए, बनारस हो के गए, मिर्जापुर, बिहार सब गए, लेकिन सब लोग तैयार थे उनको भोजन कराने के लिए, पानी देने के लिए, उनको यात्रा कराने के लिए। कोई घटना नहीं घटी। ये बनारस का अद्भुत मानसिक परिवर्तन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भाव ये बनारस में जगा नरेंद्र मोदी के आने के बाद। यद्यपि और लोग सांसद हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि अन्य पिछले सांसदों ने काम नहीं किए, काम किए होंगे, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से, इसको एक रूप देने के ढंग से काम नरेंद्र मोदी ने किया, इसको सब स्वीकार करते हैं। इसलिए बनारस में कोई लड़ाई नहीं है, बनारस में विपक्ष ही नहीं है। यहाँ जो अभी दूसरे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनमें किसी को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं? कुछ नहीं। हमको लगता है कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो भी मोदी को वोट मत देते हैं, वो भी तो बटन का पिछले भाजपा के रहे भी हैं। कौन? जो भी लगा, हम नाम नहीं लेना चाहते उनका, चूँकि लोकल है इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कहीं गुस्सा करके अरे मारिए, यहाँ कौन, जब वोटें नहीं मिल रहा है तो कमले के पुल पर वोट दे दी, ये स्थिति है यहाँ। आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट खुद भी वोट दे सकता है बीजेपी? क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वो इसलिए दे सकता है कि वो अपना भविष्य देख रहा है। क्यों जमानत हम जब तक कराए? 3 बार से वो लड़े हुए हैं, पहली बार तो लड़ नहीं रहे, 3 बार से वो लड़े, तीनों बार उनकी स्थिति खराब थी। चौथी बार तो यहाँ मोदी की सुनामी है, मोदी मय है बनारस, हर घर मोदी, हर दिल मोदी, हर मन मोदी, हर सोच मोदी, हर तन मोदी, हर बहन का भाई मोदी, हर माता का बेटा मोदी, गंगा का बेटा मोदी। जहाँ मोदी मोदी है वहाँ क्या करेंगे इंडी गठबंधन के नेता, ये हमारा सवाल है। आपको क्या मुद्दे नजर आते हैं? हमें बेसिकली मोदी जी से खुश हैं। हम दिल्ली में हैं और मैं डिपार्टमेंट दिल्ली से हो? हाँ, नहीं, हम बनारस से हैं, बट दिल्ली में मेरी जॉब है। मैं नाम नहीं लूँगा डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बट इतना है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या परिवर्तन नजर आया मोदी जी के आने के बाद? देखिए, परिवर्तन का तो एक्चुअली लहर ही चल रहा है उनके शासनकाल में। और रही बात बनारस की, तो एक्चुअली सनातन खो रहा था। आप सच देखिए तो सनातन हर तरीके से खो रहा था। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, उसके बाद भी किसी ने सनातन पर ध्यान नहीं दिया जितना मोदी जी ने दिया। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि संसार में जो आया है वो जाता है, कोई अपना जगह निर्धारित नहीं कर पाया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ न्यूज़ में लोग कहते हैं कि ये इनका पैतृक सीट है, रायबरेली, अमेठी पैतृक सीट है, इनकी सीट है, किसी की सीट बपौती नहीं है।
राजा का बेटा राजा बनेगा, वो शासन नहीं रह गया। अब जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, जो लोगों के लिए काम करेगा, सरकार उसी की भी बनेगी। ये कोई मायने नहीं रखता कि हमारा ये पिताजी का घर है तो हमारा ही रहेगा। हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां उस घर को संभालने लायक ना हो, कोई और उस घर को संभालने लायक हो। तो घर और देश उसी के हाथों में दिया जाना चाहिए जो उसका अच्छे से रख रखाव कर सके। बेसिकली आपको कौन से मुद्दे नज़र आते हैं? बनारस में तो देखिए कोई भी मुद्दा नहीं है यहाँ पर, चाहे बेरोजगारी हो, खाली अगर है कुछ थोड़ा बहुत लोग बात करते हैं तो जो उनके कुछ इस तरह के कार्य थे जिससे लगता था कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, कुछ उन्होंने अध्यादेश वगैरह पास किए। बाकी बनारस में तो मैं कानपुर को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा 40 साल से मैं यहाँ पर हूँ, बनारस में ही बनारस में ही हूँ। लेकिन बनारस में 40 साल में जो नहीं हुआ वो पिछले 10 सालों में हो गया है। प्रधानमंत्री और भी हुए हैं। आपका क्या व्यवसाय है? मैं तो स्टेट बैंक में था, नौकरी करता था, मैं रिटायर्ड हूँ, सेवानिवृत्त हूँ, वहाँ से मुझे पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे वो फूलपुर से थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इंदिरा जी रायबरेली से थी तो उतना नहीं किया जितना इन्होंने किया। इसके अलावा राजीव गांधी अमेठी से थे, वहाँ भी इतना कुछ नहीं हुआ जितना बनारस में हुआ पिछले 10 साल में। मोदी जी ने कहा था कि बनारस को क्योटो बना देंगे, क्या लग रहा है क्योटो बन पाया? नहीं, क्योटो तो खैर नहीं हो पाया है, क्योंकि क्योटो बनाने के लिए अभी बहुत प्रयासरत हैं वो, और उसके साथ में लोगों का भी सहयोग होना चाहिए, जिसकी हमारे देश में कमी है। यहाँ से लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता? नहीं, यहाँ से मिलता है, लेकिन पूरा सहयोग है यहाँ का, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है, साफ सफाई है, प्रशासन है, वो सब करना प्रशासन का काम है, और उसमें सहयोग करना निवासियों का हाथ का काम है। जब निवासी उसको पूरी तौर से, मान लीजिए सड़कें हैं यहाँ पर, अतिक्रमण नहीं करेंगे हम, है, लेकिन हमको तो अपनी दुकान के आगे लगाना है। बस इस वजह से ये क्योटो बनने से थोड़ा दूर है। अगर ये भी लोगों ने ध्यान दिया होता कि ये क्योटो जैसा ही दिखता, जिन्होंने आज से 40 साल पहले इसको देखा होगा और अभी देखा, इवन 10 साल पहले भी, तब भी ये नहीं था बनारस में। बदलाव आया है काफ़ी, 100%। चाहे आप सड़कें हों, आप रेलवे स्टेशन से चले आइए यहाँ तक 80, मैं परसों रात में आया ट्रेन से, एक गड्ढा नहीं सड़क में कि जहाँ पे मेरा ऑटो जम्मू से हुआ। नहीं तो पहले क्या था, व्यवस्था में सुधार है, व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। लगता है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है। व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मेरे बहुत सारे काम जिनके लिए हम लोग को 50 रुपये 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे, पासपोर्ट का रिन्यूअल पुलिस वाले ने उससे एक पैसा नहीं मांगा, मेरा मतदाता पहचान पत्र फ्री में बना, मेरा भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। भ्रष्टाचार में भी कमी आई है, थोड़ा बहुत तो है अभी भी, अब वो कभी भी है। लेकिन अब मैं पहले आधार कार्ड बनवाने जाते थे, वो भी पैसे लेता था, अब तो घर बैठे कीजिए। मैंने पैन कार्ड नया बनवाया, रिन्यू कराया, उसमें भी कोई पैसा नहीं। तो पूरी तौर से जो छोटे स्तर का भ्रष्टाचार था उसमें पूरी तौर से कमी आई है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन होने से बहुत क्लियरेंस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आराम से आदमी, जैसे टिकट है, रेलवे के टिकट ऑनलाइन होने से हम लोगों को वही परसों में आ रहा था कानपुर से, मैंने 5 बजे प्रोग्राम बनाया और 7 बजे मैंने गाड़ी पकड़ ली, टिकट भी लिया उसी बीच में, सब कुछ करके मैंने ट्रेन पकड़ लिया और कंफर्टेबली 3 घंटे में आ गया। नहीं तो मेरी 10 साल पहले जब यहाँ पोस्टिंग थी, मुझे कानपुर जाना पड़ता था, तो मेरे 8 से 10 घंटे लगते थे। 8-10 घंटे 8 से 10 घंटे लगते थे, चाहे कोई भी रूट पकड़ लें, चाहे बस पकड़ लें, चाहे कार से जाना हो, चाहे ट्रेन पकड़ लें, चाहे मुगल सराय से, चाहे इलाहाबाद से, चाहे यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन, 8 से 10 घंटे से कम नहीं लगता। आज सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। रेलवे स्टेशन यहाँ का आप देख लीजिए, यहाँ के घाट देख लीजिए, घाटों में सफाई बाढ़ आने के बाद साल भर नहीं होती थी, खाली दशाश्वमेध घाट साफ हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर VIPs आते थे, लोग देखने के लिए आते थे। लेकिन अभी क्या है कि सारे के सारे घाट साफ सुथरे हैं, दिन में 2 बार कूड़ा उठता है, सफाई होती है। इधर थोड़ा सा 1-1.5 साल में थोड़ा सा लग्जरी आई है इसमें, जब से मोदी जी ने। फिर यहाँ इस बार जो विपक्ष है उसमें कोई प्रतिद्वंदी नजर आता है? मुझे तो मोदी जी के अगेंस्ट में कोई नहीं आता है। इकलौते मोदी जी हैं वही। यहाँ पर तो मोदी जी ही है। दूसरी सीटों पे भले ही कुछ हो सकता है कि जो 303 का पुराना आंकड़ा था वो ना पा सके वो। मोदी जी तो 400 पार की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, उनका आत्मविश्वास होगा, लेकिन मेरा कहना है कि वो 400 पार नहीं हो पाएंगे। नाराजगी है जनता में? जनता नाराजगी है, मैं खास तौर से वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ समझते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको जो देने वाला है, वोट देने वाला है, वो पटरी पे बैठा हुआ दुकानदार है,
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो दफ्तरों में बैठ करके काम करते हैं, वो नहीं है। इवन उनको भी सैलरी में अच्छा हाइक हुआ है जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हाँ, लेकिन उनको काम करना पड़ रहा है पहले से, चाहे बैंक हो चाहे कुछ भी हो। बैंकों का NPA मैंने देखा हमारे स्टेट बैंक का 0.57% रह गया है, जो कि जब मैं रिटायर हुआ तो उसमें 4.75 था। तो पिछले 14 साल में चाहे आप जैसी भी दिखा रहे हैं अपनी बैलेंस शीट, सही दिखा रहे हैं गलत दिखा रहे हैं, तो दिख तो रहा है बैलेंस शीट सही, तो हम चीज़ों को देखते हैं। हाँ, एक समय ऐसा आया था स्टेट बैंक ने अपना तिमाही क्वार्टर जो था उसमें डेफिसिट में निकाला था। आज 20,000 करोड़ रुपए का स्टेट बैंक ने लाभ दिखाया है। तो और सारे बैंक जो कि बंद होने के कगार पे थे, सारे के सारे बैंक इस समय प्रॉफिट में चल रहे हैं। किसी की भी ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी को उसी के साथ मर्ज किया जाए या किसी को किसी के साथ या उन बैंकों को बंद किया जाए। तो इससे आपको क्या मुद्दे नज़र आते हैं, किसका माहौल है इसमें? माहौल बहुत ही टेंस है, यहाँ पे टेंस माहौल है, किस तरीके से? पूरे देश में है, बहुत बहुत प्रेशर है। किस तरीके का प्रेशर, जरा थोड़ा बताइए। जैसे ह्यूमन वैल्यू बहुत डाउन हुआ। जो एक दिनचर्या लोगों का हुआ करता था उसमें बहुत डिटोरिएशन हुआ। एजुकेशनल सेक्टर में भी बहुत डिटोरिएशन हुआ। फ्रस्ट्रेशन लेवल ग्रो किया। विकास, ये सब मुद्दों का कोई मतलब नहीं। नैरेटिव बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। नैरेटिव कितना कारगर है जो ह्यूमन ब्रेन को ऑबलाइज कर सके, उसमें लगभग सबका फोकस है। जिसमें यहाँ पे आपको कौन नज़र आता है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? नो डाउट नरेंद्र मोदी बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट मैं मानता हूँ, पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन ब्रेन पे अपना प्रभाव डालते हैं। चाहे वो जो भी बोलें वो उनका वर्जन है। अन्य लोगों में यदि वो जीत के आते हैं तो उसमें क्या कारण मानते हैं? मोटिवेशन, ओनली किस तरीके का मोटिवेशन? जैसे हमारे पक्ष में आप आओ, हम ही सब कुछ हैं। उनका सेल्फ मोटिवेशन या वो जो जनता को मोटिवेट करते हैं? सेल्फ मोटिवेशन। हमको नहीं लगता कि कोई बीजेपी में कोई दूसरी पाली खेलने वाला लीडर रह गया। वन मैन शो है। और हमको नहीं लगता है कि विपक्ष में भी कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो ह्यूमन ब्रेन को जीत सके, ऐसा कोई दिखता नहीं। नरेंद्र मोदी ऐसा कर पा रहे हैं? हाँ, पब्लिक लेकिन परेशान है और उदासीनता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है। इसका क्या असर नजर आएगा देश भर के, अगर एरिया में अपन बात करें, पूरे देश में जो चुनाव है उन पर? फ्यूचर के लिए तो बुरा है। जो दिख रहा है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो डेंजरस है। बुरा ही नहीं, बहुत डेंजरस है। और डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल ना हो, हर क्षेत्र को टच ना करता हो, तो उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। क्या कमी नज़र आती है बीजेपी कार्यकाल में हुए डेवलपमेंट में? मैं कमी तो नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि ये कमी गिनाना भी एक वो भी डेंजरस के पार्ट में आ जाता है। इस तरीके का क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स है इसमें। जैसे देखा गया, जब बड़े बड़े लोग डिटेन किए जा सकते हैं, तो हम बहुत आम नागरिक हैं, और आम नागरिक अपने एसेट्स वगैरह को लेके, अपने दिनचर्या को लेके बहुत प्रेशराइज हो रहा है, तो वो थोड़ा डरा हुआ है, एक प्रेशर में है। वो डर आप भी महसूस कर रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हैं कि सबके ऊपर प्रभाव पड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे वो
हायर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, कई लेयर हैं, सबके सब डरे हुए हैं। सबका डर अलग अलग तरीके। सबका डर अलग है। तो क्या लगता है मीडिया के सामने या लोगों में जनता बीजेपी के खिलाफ कोई बात बोलने में इसीलिए कतरा रही है क्योंकि उन्हें डर है? एक ऐसा समय काल था जिसमें एक भगवाकरण हुआ, हर लोग गेरुआ गमछा पहन के जो एक ट्रेंड हुआ करता था, आज 30-40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, किसी पार्टी की सरकार होती है उसका गमछा लपेट के और निकल पड़ते हैं लोग। तो जिस देश में युवा खाली हों, बेरोजगार हों, लिटरेट हों, लिटरेट वर्ग का फ्रस्ट्रेशन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। क्या करते हो आप वैसे? क्या नाम है आपका? परिचय भी दे। मैं अरविंद योगी, एक भजन सिंगर हूँ। मैंने भी हायर एजुकेशन डॉक्टरेट किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टर सब सारा कुछ हुआ। तो जॉब हमारे उस समय ये हमारी अपनी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन जो आज की नेसेसिटी है, खासकर कैरियर ओरिएंटेड सिचुएशन में, तो बच्चों का फ्रस्ट्रेशन देख के दया भी आता है, दुख भी होता है और सेल्फ फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि ऐसा कैसे। इस फ्रस्ट्रेशन का जिम्मेदार और नो डाउट ये पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी सरकारें चली हैं 30 वर्षों में, चाहे वो जाति आधारित चली हो या धर्म के ऊपर चली हो, उन लोगों ने फोकस नहीं किया, उन युवाओं को पजल्ड किया और विवश कर दिया कि आप छोटे छोटे चीज़ों पे ही ध्यान दो, बड़े चीज़ों पे नहीं। अब उसमें बीजेपी सरकार कर रही है फोकस, या वो भी जो पिछली सरकारें थी उसी तरीके से? नो, बीजेपी सरकार तो सबसे डैमेज है एजुकेशन के सेक्टर में, और खासकर कैरियर ओरिएंटेड जितने एजुकेशन के प्रति कैरियर एक्वायर होते हैं उसमें बहुत फेलियर है, बहुत फेलियर। एक आधा कोई फेलियर उदाहरण के तौर पे यदि आप बता तो रहे हैं कि 48 करोड़ के इर्द गिर्द युवा हैं, जिसमें लमसम 10 वर्षों के कार्यकाल में 6-7 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनका एज लैप्स कर गया और वो हाईली एजुकेटेड हैं, वो कहीं किसी के योग्य नहीं रह गए। तो सरकार का मतलब है सबका ख्याल रखना, वो भविष्य है, वो लिटरेट वर्ग है, और लिटरेसी या एजुकेशन किसी भी देश का एक स्पाइनल है। अगर उसको छेड़छाड़ आप किए तो विकलांगता आएगी ही, हर सेक्टर में आएगी। अब बहुत मत बुलवाओ। किसका माहौल है इस बार? चलो, मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता है, मैं यहीं कविचौरा पर रहता हूँ। यहाँ पे अभी कहने की बात है, भारतीय राजनीति के महानायक युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे एक तरफा है, कोई सानी नहीं है। 10 विकेट से मैच जीतने वाले हैं। क्या कारण? विकास, 10 साल में विकास किया है, विकास के बल पे, न कि उसके बल पे, विकास के बल पे वो जीतेंगे। बस ठीक है, धन्यवाद। आपको कौन से मुद्दे नजर आते हैं यहाँ? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। किसका माहौल? मोदी जी का। क्या कारण है माहौल? मोदी जी ने इतना काम किया है ना, काम पर जनता एकदम खुश होके वोट दे रही है। जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान मोदी जी ने दिया है, और कोई प्रधानमंत्री आज तक दिया नहीं। फिर जनता मोदी सरकार में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई के आरोप क्यों लगा रही है? हर एक सरकार में ये होती है, यही नहीं है। 10 साल का पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, कितना बेरोजगारी था, कितना नहीं था। का इसी 10 साल में लोग कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे सब नौकरी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, योगी का, अखिलेश जी का, मालूम हो जाएगा कि कितना रोजगार मिला, कितना नौकरी मिला है। रोजगार तो काफी, जो लिटरेट वर्ग है उनमें भी काफी युवा हैं जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। युवा है, रोजगार है, कमी हुई है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो पूरा हो जाएगा भाई। जब 10 साल का मौका दिए हैं, क्या करवाना चाहते हैं उनसे? प्रधानमंत्री जी से क्या करवाना चाहते हैं? वो क्या नहीं किया है? क्या क्या किया है? कुछ काम बताइए। अरे भाई साहब, वो आवास बनवाया कि ना, आयुष्मान कार्ड बनवाया, गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा था। लोग हॉस्पिटल में जाते थे और वहीं रोड पर स्थिति इतनी खराब हो जाती थी उनका कि हालत खराब हो जाता था। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का दिया है, 5 लाख में आप जाके इलाज करवाइए।
और अगर इस क्षेत्र विशेष की बात करें बनारस की, तो यहाँ कौन से परिवर्तन आए हैं? अरे बनारस तो अव्वल हो गया। बनारस तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था, जब ये 10 साल में सब परिवर्तन हो गया। क्या नहीं हो गया, ड्रामा सेंटर, कैंसर, मड़ुआडी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टोटो बन गया। आप पत्रकार हैं भाई, आपसे ज़्यादा हमें जानकारी नहीं, लेकिन आप जहाँ जहाँ घूम रहे हैं कहीं ऊंच खाल दिखाई दे रहा है? सारे रोड पक्की, सारे नाली पक्की, सारे लाइट व्यवस्था, वही पोल है जो आज तक 70 साल से जनता परेशान थी, वही पोल है। 10 साल में पूरे क्षेत्र में लाइट, या गांव-गांव में लाइट नहीं थी, इन्होंने आया गांव-गांव में लाइट डलवाया, खम्मा डलवाया, सारा काम किया है। क्या नहीं किया? अरे गरीब महिलाएं रहे, शौच के लिए बेचारी जाती थी खेत में, शौचालय बनवाया। अब क्या चाहते हैं भाई बताइए? इस 10 साल में क्या चाहते हैं? वो क्या नहीं किया? फिर क्षेत्र के लोग उन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे हैं। देखिए पक्ष विपक्ष होता है ना, बिना विपक्ष का मजा नहीं है राजनीति करना। तो विपक्ष है बोलेगा वो, लेकिन मोदी जी यहाँ बम्पर वोट से जीत रहे हैं, जिसका कोई सीमा नहीं है। कोई विपक्ष नजर नहीं आता यहाँ। कोई लौकेगा नहीं। 4 तारीख के देखिएगा सरकार बनेगी बीजेपी का। धन्यवाद आपको भाई।